खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हादसे से बड़ा हादसा हो गया, हादसे से बड़ा हादसा हो गया। लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। ये हादसा क्या है और ये हादसा हुआ क्या है? पिछले 60 दिनों से इस देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था और ऑलमोस्ट उसी दिन से लोग अपने घरों में कैद हैं। तकरीबन 60 दिन हो चले हैं। तो इन 60 दिनों में ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा क्या है? और उससे भी बड़ी बात कि ये हादसे से भी बड़ा हादसा क्या है? हादसा है मजदूरों की मौत, हादसा है बेरोजगारी दर का बढ़ना, हादसा है आर्थिक मोर्चे पर विफलता, हादसा है नौकरियों का जाना, हादसा है जिस मजदूर ने अपने पसीने से आपके शहर को बसाया उसका गांव लौट जाना। यही तो हादसा है। सबका घर बनाया उसने, लेकिन खुद का घर नहीं बनाने पाया। यही तो हादसा है। पिछले सीरीज में मैंने मजदूरों की मौत की बात कही। महिला बच्चे को जन्म देती है, 160 किलोमीटर दौड़ती है, पैदल चलती है, घर की ओर बढ़ती है, क्योंकि शहर में उसके लिए कुछ बचा नहीं है, न रोजगार, न खाने को अन्न। उसके बाद हुआ यूं कि लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि अब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, क्योंकि अपन को राजनीति और सरकार से क्या लेना देना। हम स्वतंत्र हैं, हमारे अंदर संवेदना बची हुई है। आप बड़े बड़े एसी कमरों में बैठकर ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं कि देश के हर मजदूर को राशन मिल रहा है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। आपकी बातें कहाँ तक प्रासंगिकता है? कोई प्रासंगिकता ही नहीं आपकी बातों का, क्योंकि जब तक आप एसी वाले कमरे से बाहर निकलकर यह नहीं देखेंगे कि स्थिति क्या है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहकर, एसी वाले कमरों में बैठकर ट्वीट कर देना, फेसबुक पर पोस्ट कर देना कि देश का मजदूर, देश का गरीब पीड़ित नहीं है, खुश है। शायद आपको सचमुच धरती पर पैर रखने की आवश्यकता है। आज हम बात करते हैं इन्हीं हादसों को लेकर। बेरोजगारी दर खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है, मजदूर पलायन करते जा रहे हैं, आर्थिक मोर्चे पर विफलता आपके सामने है। देश के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? संवेदनाओं का मर जाना, सहानुभूति नहीं रखना। आपको उन मजदूरों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। आप मुझे बताइए, सैकड़ों मजदूर मर गए, कई लोगों की जान चली गई, इसका गुनहगार कौन है? इस हत्या की जिम्मेवारी किसकी है? मैं इसे हत्या बोलूंगा। ये मजदूरों की हत्या है। इसका जिम्मेवार कौन है? मैं, आप, सरकार या पूरा सिस्टम? आप सवाल नहीं कर सकते, लेकिन मैं करूंगा। और मेरे साथ आपको भी सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि यह देश चंद लोगों का नहीं, यह देश किसी राजनीतिक पार्टी के अधिकार क्षेत्र में नहीं। यह देश मेरा है, यह देश आपका है, मजदूर आपके हैं, मजदूर हमारा है। जिस मजदूर ने आपके घर को बनाया, आपको रहने के लिए छत दिया, उसके ही छत को उजाड़ कर लोगों ने उसे अपने घर भेज दिया।
मैं आपको बताता हूं बड़े बड़े शहरों में हुआ क्या है। फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों को पहले रोक के रखा इस उम्मीद में कि फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, लेकिन कई जगहों पे फैक्ट्रियां नहीं खुली। तो फिर क्या हुआ, मजदूरों को जबरन वापस जाने के लिए कहा गया। यही सच्चाई है। इस देश में जब तक स्वार्थ पूर्ति का खेल चलता रहेगा, इस देश के ना मजदूर को न्याय मिलेगा ना गरीब को न्याय मिलेगा। जहां तक बात राशन की है, क्या यह सत्य नहीं है कि राशन में भी इस देश के नागरिक जिनका काम राशन बांटना है उन्हें डीलर बोला जाता है। डीलरों ने राशन वितरण में अनियमितता नहीं बरती। क्या यह सच नहीं है? यह सच है। लेकिन सरकारों का कोई आचरण होता है क्या? गरीबी का कोई व्याकरण होता है क्या? सरकारों का कोई आचरण होता है क्या? गरीबी का कोई व्याकरण होता है क्या? आप बड़े बड़े 5 स्टार वाले ऑफिस से और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग एसी कमरे में बैठकर किसी नेता के समर्थन में पोस्ट लिख देने से, उनकी वाहवाही कर देने से, अगर आपको लगता है कि इस देश के मजदूर को न्याय मिल गया, इस देश के गरीबों को न्याय मिल गया, तो आप गलत हैं। आप नहीं बोल सकते, हम आवाज उठाएंगे और आप हमें नहीं रोक सकते। यह सत्य है। इस बात को आपको समझना होगा। आपके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं है उन मजदूरों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी? क्या कसूर था उनका? क्यों मजदूर हैं? अब आइए बात करते हैं सरकार पर। 585 केस था जब लॉकडाउन लगा भारत में। आज 1,20,000 केस है भारत में। लॉकडाउन खुल रहा है। खेल क्या चल रहा है ये? आपको समझ में आता है क्या? जब 585 केस थे भारत में तो लॉकडाउन लगाया गया, और आज जब 1,20,000 केस है तो लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। यदि यह कोरोना वायरस इतना ही खतरनाक है तो फिर जो संक्रमण क्या खतरा है उसके लिए सरकार लोगों को क्यों छोड़ दे रही है? आप देख सकते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में, वहां की वीडियो को आप देखिए, लोग सरेआम घूम रहे हैं, भीड़ में घूम रहे हैं। जब यह कोरोना वायरस इतना ही खतरनाक है, WHO के द्वारा जो भी जानकारियां दी गई, भारत सरकार के द्वारा जो भी जानकारियां दी गई, यदि कोरोना वायरस इतना ही खतरनाक है तो फिर लोगों को छोड़ क्यों दिया जा रहा है मरने के लिए? कारण क्या है? विचार कीजिए इस पर। आप कब तक फेसबुक पर पोस्ट डालते रहिएगा, ट्विटर पे ट्वीट करते रहिएगा? जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है जितना आप सोचते हैं। सालों पड़े हैं अपने नेता के तारीफ में पुल बांधने को, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों पे और उनके शवों पर घड़ियाली आंसू बहाना आप बंद करें। ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ता, मत पड़े, लेकिन उनके शवों पर घड़ियाली आंसू आप मत बहाइए। यही मेरे आपसे विनती है, क्योंकि गरीबों के शव पर घड़ियाली आंसू बहाकर क्या करेंगे आप? 2 चंद शब्द लिख देते हैं, क्या ही हो जाएगा उससे? कुछ नहीं। बेहतर है आप अपने नेता और अपने पसंदीदा पार्टी, अपने पसंदीदा राजनीतिक दल, अपने पसंदीदा राजनेता की तारीफों की पुल बांधते रहिए। क्यों अनावश्यक अपना समय व्यर्थ करना, गरीबों के बारे में बात करके, गरीबों की व्यथा सुनाकर या सुनकर? आप अपना समय बर्बाद मत करें, क्योंकि मैं फिर से वही बात कहूंगा, सरकारों का कोई आचरण होता है क्या? गरीबी का कोई व्याकरण होता है क्या? आप नहीं समझेंगे उस दर्द को। अब झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से जाकर मिलिए, क्या हालत है उनकी।
पेड़ के पत्ते खाते हैं, वो पत्ते खाकर रहने को मजबूर हैं वो, और आप एसी वाले कमरे में बैठकर ट्वीट कर देते हैं कि सरकार सबको राशन दे रही है, सरकार सब तक अपना अपना वो जो भी उन्हें दिक्कत है, ज़रूरत की चीज़ें उन पहुंचा रही है। और आपके ट्वीट कर देने मात्र से क्या उन तक राशन पहुंच जा रहा है? नहीं। विचलन कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समर्थन, प्यार, प्रेम से ऊपर होती है। विचार कीजिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, गरीबों का मजाक मत उड़ाइए, गरीबी का मजाक मत उड़ाइए, यही मैं आपसे कहूँगा।